गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। होप सो सब लोग अच्छे हो और अच्छा प्रॉफिट भी बना रहे होगे। ठीक है, आज वैसे सैटरडे संडे का वाला वीकेंड वाला है माहौल, तो एकदम रिलैक्सेशन के साथ कुछ बातें कर लेते हैं। बेसिकली क्या है ना कि आईपीओ का सीज़न तो चल रहा है और अच्छे खासे आईपीओज भी आ रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने कभी सोचा है कि आप अपना भी आईपीओ लेके आ सकते हो? ठीक है, एक बार जस्ट उस वे में अगर आप सोच के देखोगे ना तो बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि रीज़न बिहाइंड द सीन जो आईपीओ लेके आ रहे हैं वो हम जैसे ही तो लोग हैं। ठीक है, अगर मान लो कि ठीक है कोई बड़ी कंपनी नहीं है तो एसएमई कंपनीज का भी तो आईपीओ लेके आते हैं। आईपीओ लाने के बेनिफिट्स क्या होते हैं? एक रिकग्नाइजेशन मिलती है, उसके अलावा एक वो चीज़ है कि आप अपने वेल्थ को अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो। कुछ क्या होता है ना कि कुछ मतलब इसको नेगलेक्ट भी करेंगे या फिर बोल सकते हैं हम कि वो इसको ओवर शेडो भी करेंगे। वो अपने ओपिनियन उनको बोलेंगे थोपना, समझना नहीं, उनको बोलेंगे कि ओपिनियन थोपेंगे कि नहीं यार, मतलब नहीं लेके आ सकते ये वो, ये तो बड़े लेवल का काम है, ये है वो है। चीज़ों को समझो, क्या पता आपका भी मन कर जाए। और जब अपना आईपीओ लेके आओ तो फॉर श्योर मुझे अलॉटमेंट ज़रूर देना, अगर आपके फाइनेंशियल्स में अच्छा खासा दम है और आपने अच्छी तरीके से फाइनेंशियल्स को एडजस्ट करके रखा है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है ना कि अगर आपको एसएमई कैटेगरी के अंदर अपना आईपीओ लेके आना है, एसएमई कैटेगरी में के अंदर लाना इज़ लाइक कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसमें क्या चाहिए रहता है मेनली, बेसिकली आपका क्या है कि प्राइवेट लिमिटेड होना चाहिए। ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड मतलब कंपनी होना चाहिए जिसको आपको पब्लिक लिमिटेड करना रहेगा। बेसिकली क्या है कि मैं जैसे जिस लेवल पे मैं रह रहा हूँ या जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, जो लोकेशन है वहाँ पे क्या है कि सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म या पार्टनरशिप फर्म बहुत ज़्यादा है। ये लोगों ने कभी सोचा ही नहीं होगा कि कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं या पब्लिक लिमिटेड की तरफ जाते हैं। पता क्या होता है ना कि बेसिकली लोगों की 90% ऑफ इंडियाज़, जो बोल सकते हैं कि 90% ऑफ इंडियाज़ पीपल्स हैव मेंटेलिटी उनकी बस यही है कि टैक्स नहीं भरना, कंप्लाइंस नहीं करना, बस कैश में कर लो। अपने को यार अपने कमा रहे हैं, किसी को देना थोड़ी है। उस सोच से थोड़ा सा बढ़ो। क्या होता है ना कि नॉर्मल सीधी सी चीज़ है, अगर आप वहाँ तक रह रहे हो तो वो एक सीमित दायरा हो गया ना, आपको कोई रिकॉग्नाइजेशन मिल रहा, आपके शहर के बाहर आपको कोई जानता भी नहीं है। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि अगर आप अपनी पार्टनरशिप फर्म, मैं नॉर्मली ऐसा बोल देता हूँ कि मेरे यहाँ पे नोखा के लोगों के पास मेरे हिसाब से काफ़ी ऐसी पार्टीज़ होगी जिनकी जो मतलब एनुअली जो रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ, रेवेन्यू आराम से 8 से 10 करोड़ रुपए आराम से निकलेगी, और हो सकता है इससे भी ज़्यादा निकल जाए। काफ़ी लोग होंगे ऐसे ऑन ए फिंगर टिप्स, ऐसा नहीं बोलूँगा कि सिर्फ 2-4 होंगे, काफ़ी लोग होंगे जितना मेरे को आइडिया है। अगर वो देखे वो किस हिसाब से बस फर्म बना के काम कर रहे हैं। अगर आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी के थ्रू आ जाते हो, अपने शेयर्स को डीमेटलाइज करवा रहे हो और अच्छा खासा फाइनेंशियल्स है आपके पास और आप अपना अच्छा प्रॉफिट भी दिखा रहे हो, ठीक है, प्रॉफिट दिखा रहे हो, तो उसके बाद अगर थोड़ा सा टैक्स भी भर रहे हो ना, तो आपको अगर कभी भी बिजनेस एक्सपेंड करना हो ना तो आप आईपीओ लेके आ सकते हो। ठीक है, 10 करोड़ की सेल्स है तो आप आराम से ऐसा समझ लो कि अगर अपना इक्विटी स्टेक थोड़ा सा डाइल्यूट करते हो तो आराम से ऐसा समझ लो 25 से 30 करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपए आप आराम से फंड रेज कर सकते हो एसएमई आईपीओ के थ्रू। और अगर उस जरिए के थ्रू 50 करोड़ रुपए आप कैपेक्स में डालते हो, आप अपनी कंपनी में डालते हो, तो वो आपको कितना ज़्यादा एक्सपैंड करने में मज़ा देगा। तो वो चीज़ के लिए ना आपको लोन नहीं लेना पड़ेगा। बेसिकली क्या होता है ना कि हर धंधे में पैसे की ज़रूरत रहती है। ठीक है, कोई भी धंधा कर लो, और धंधा तभी बनता है जब आप आराम से, आपके पास फुल लिक्विडिटी है और खुद का पैसा नहीं है। धंधा हमेशा लोगों के पैसों पे किया जाता है, ऐसा मतलब काफ़ी लोगों से सुना है और खुद ने भी देखा है। धंधा कभी खुद के पैसों से नहीं किया जाता, खुद के पैसों को इन्वेस्ट किया जाता है, उधारी के पैसों से हमेशा धंधा किया जाता है। और उनके पैसों से जब अपने बना रहे हैं, उनके पैसों से जब हम अपना पैसा बना रहे हैं, तो वो बेसिकली बनता है धंधा। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखें कि बिजनेस आइडिया आप लोगों के पास है, ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है, अगर आप कंपनी फॉर्मेट करके वहाँ पे जा रहे हो, बेसिकली एसएमई कंपनी, एसएमई कैटेगरी में आईपीओ लाने के लिए क्या चाहिए रहता है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी, 3 साल का अच्छा खासा डेटा, बेसिकली चाहिए सिर्फ ये 2 साल का है, लेकिन 3 साल ऑन ए सेफर साइड। 3 साल का आपको पूरा पूरा डेटा चाहिएगा। उसके अलावा रही बात दूसरी, ऑनर्स के सबकी डिटेल्स, लिटिगेशन एंड क्लेम्स, वो सारी पूरी की पूरी अपने को कंप्लाइंसेस सारी की सारी फॉलो करनी पड़ेगी। और जितना रिकॉर्ड सेबी मांगती है, आरओसी मांगता है, तो वो सारी की सारी डिटेल्स भी अपने को देनी पड़ेगी। उसके अलावा रही बात दूसरी, आईपीओ लाने से पहले पहले आपका वेबसाइट बिल्ड हो रखा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप फ्यूचर में अपनी ग्रोथ कहाँ देखते हो, वो पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल आपको वहाँ पे समझाना पड़ेगा। कोई इतना ज़्यादा हैवी काम नहीं है, ये पूरा का पूरा जो गेम बनेगा ना, वो गेम बनेगा एक फाइनेंशियल एनालिस्ट का।
ठीक है। वो क्योंकि फाइनेंशियल उस हिसाब से उसको एडजस्ट करने पड़ेंगे, उस हिसाब से वो फाइनेंशियल्स बनाने पड़ेंगे और जो एग्जैक्ट फाइनेंशियल्स है वो दिखाने पड़ेंगे। और इसके बदले अगर हम लोग टैक्स भी भर देते हैं, सपोज दैट क्या होता है ना कि कुछ लोग सिर्फ इस वजह से इनकम नहीं दिखाते कि टैक्स भरना पड़ जाएगा। मैं बोल रहा हूँ कि आप अगर इनकम दिखा रहे हो, टैक्स भर रहे हो, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है उनके फ़ायदे भी तो आप लूटोगे फिर। अब नॉर्मल सीधी सी बात है कि अगर धंधे में आपको 15 करोड़ रुपए चाहिए रहते हैं, आप क्या करोगे? बैंक से लोन उठाओगे। सीसी लिमिट मेरे हिसाब से, जितना मैंने देख रखा है यहाँ पे नोखा के लोगों के, ऑलमोस्ट सब बंदों की सीसी लिमिट ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो रखी है। पूरी की पूरी सीसी लिमिट वो लोग उठा चुके हैं। काफ़ी ऐसे बंदे हैं जिनकी 5-5, 10-10 करोड़ की सीसी लिमिट है और वो ऑलरेडी उठा चुके हैं। उन पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो 10%, 12%, 15% भी अगर किसी का फाइनेंस मतलब मॉर्गेज लोन वो नहीं करवा रखा तो वो चीज़ को अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा अगर खर्चा करने के साथ अगर हम लोग थोड़ा सा खर्चा कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे आपको ये इतना इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। अगर मान लो बेसिकली मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ, 10 करोड़ पे अगर 10% भी अगर हम लोग इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करें तो वो बनता है 1 करोड़ रुपये। ठीक है, 1 साल का 1 करोड़ तो आपने सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट फेंक दिया। खुद के धंधे में ग्रोथ कहाँ आई? वो फालतू काम का एक्सपेंसेस है। जब हम आईपीओ लेके आ रहे हैं पब्लिक से, अगर हम लोग पैसा उठा रहे हैं तो पब्लिक को हम पार्टनरशिप ऑफर कर रहे हैं, पब्लिक को पार्टनरशिप ऑफर कर रहे हैं, हमारी खुद की वैल्यूएशन अनलॉक हो रही है और वहाँ से जो पैसा आ रहा है उसको जब हम बिजनेस में यूटिलाइज कर रहे हैं तो अपने को इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने रिसेंट एक एसएमई आईपीओ की पूरी स्टडी करी थी। उन बंदों ने क्या किया था, उनको मुंबई में अपना ब्रांच ऑफिस ओपन करना था। ब्रांच ऑफिस ओपन करते तो वहाँ पे उनके पास 2 ऑप्शन थे, या तो अब वो रेंटेड प्रॉपर्टी पे जाते या फिर वो ऑन करते खुद। रेंटेड में वो लीज भी इंक्लूड कर सकते थे। अब मुंबई जैसे शहर में उनको जहाँ प्रॉपर्टी चाहिए वहाँ कम से कम 1 लाख रुपये रेंट, 1.5 लाख रुपये रेंट पर महीने का है। तो वो तकरीबन ऐसा समझ लो 12 महीने का बनता है लगभग 15 लाख, 18 लाख रुपए, 12 लाख रुपए। तो उससे नीचे उनको रेंटेड प्रॉपर्टी नहीं मिलती। अगर वो खरीदने में उनको ऐसा समझ लो 10 करोड़ के आसपास उनको वहाँ पे पैसा एक्सपेंस करना पड़ता। तो 10 करोड़ रुपए भी अगर वो बैंक से लोन लेते तो लोन, अगर होम लोन भी लेते या फाइनेंस भी करवाते तो कम से कम 9%, 10% आराम से लगता। 10% में उनके साल का चला गया, ईएमआई जाता, ठीक है, प्रॉपर्टी घर की हो जाती, सारी चीज़ें हैं। अब यही उन लोगों ने क्या किया, समझदारी से इन्वेस्ट करवा के, या जिस हिसाब से अगर हम देखें, उन्होंने अपना 15% स्टेक डाइल्यूट किया, अपनी इक्विटी का स्टेक डाइल्यूट करके वो लोग आईपीओ लेके आए। आईपीओ से जितना पैसा आया 25 से 30 करोड़ के समथिंग उनका आईपीओ था। 8 करोड़ की उन्होंने प्रॉपर्टी खरीद ली, बचा जो पैसा उन्होंने कैपेक्स में डाल दिया। अब इसके बीच में अगर आप देखोगे उनका सीधा यहाँ पे कितना बड़ा फायदा हुआ है। और वहाँ पे अगर वो अब 8 करोड़ की जगह अगर 15 करोड़ की भी प्रॉपर्टी खरीदे तो उनको एक बेटर अल्टरनेटिव मिल जाता है, क्योंकि आदमी का हाथ हमेशा पैसों में अड़ता है। धंधा कौन बड़ा नहीं करना चाहता। नॉर्मली बेसिकली हम लोग किसी से भी बात कर ले, उनका क्या सीन रहेगा, नहीं यार मैं इस लेवल पे ठीक हूँ। अरे थोड़ा सा बड़े लेवल होने का सब लोग सोचते हैं, ठीक है। और जब बोलते नहीं यार मेरे पास हैंड नहीं है, हैंड अपने आप बन जाते हैं। जब आपके खुद को एक्सपेंड करना होता है ना, हैंड अपने आप बन जाते हैं। कोई किसी का वो ऐसा बोल दो कि अगर मुकेश अंबानी ये सोचते कि मैं अकेला हूँ, मैं करवा नहीं पाऊंगा ये वो, तो वो आज वो लेवल पे नहीं पहुंच पाते। थोड़ा सा बड़ा सोचोगे, ग्रो करने का सोचोगे तो मेरे हिसाब से काफ़ी सही चीज़ रहेगी। और नुकसान में क्या रहेगा, अगर बाई चांस जैसा आप लोग सोच रहे हो, अगर वो चीज़ सारी की सारी चीज़ अगर नहीं होती, वेल प्रिपेयर्ड उस तरीके से नहीं जाती, क्या होगा, मैक्स टू मैक्स आपका पूरा का पूरा यही तो होगा कि 10-15 लाख का टैक्स भर दोगे और उसके अलावा एक बात दूसरी 5-10 लाख का और खर्चा हो जाएगा, ठीक है। वो तो आप ऐसे ही पे कर रहे हो, तो उससे अच्छा एक ये बैट खेल के देख लो। तो लिटरली बता रहा हूँ, आपको भी अपना आईपीओ लाना चाहिए और आपको उस प्लानिंग के आसपास अपना काम करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है। और गवर्नमेंट से जितना छुपाओगे, जीएसटी छुपा लोगे, इनकम टैक्स छुपा लोगे, लेकिन जो गवर्नमेंट की तरफ से हम लोगों को जो चीज़ मिल सकती है, आज की डेट में इंडियन गवर्नमेंट एमएसएमई के लिए जितना कुछ कर रही है, मेरे हिसाब से कोई भी कंट्री की गवर्नमेंट एमएसएमई के लिए उतना सब कुछ नहीं करती। इतनी लाखों इंसेंटिव्स स्कीम्स है, लाखों चीज़ें हैं जो आप लोगों को नॉर्मली पता भी नहीं है। और रीजन बिहाइंड द सीन क्या होता है, हम लोग अगर कोई सीए के पास भी जाते हैं तो उनको भी क्या बोलते हैं, अरे 1000 रुपये में आईटीआर लगा दो यार, ऑडिट करनी है 10,000 में कर दो, फाइनेंस भी आप ही बना दो, ऑडिट भी आप ही कर दो, पैसा खर्चा नहीं करना। अरे वहाँ पे पैसा खर्चा करोगे ना तो वहाँ पे अच्छी खासी चीज़ें आपको पता चलेगी। बेसिकली इस साल के अंदर मैंने एक फाइल देखी थी, इनकम टैक्स की फाइल देखी थी। उस बंदे के 5 से 7 लाख रुपए टोटल इनकम थी, जिसमें 3.5-4 लाख के आसपास उसकी कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम रही होगी, ठीक है। उस बंदे ने जिस सीए से या जिस एडवोकेट से वो काम करवा रहा है,
उन्होंने टैक्स बना के छोड़ दिया तकरीबन 76,000 रुपये का। अब वो 76,000 का टैक्स तो बना के छोड़ दिया, वो बंदा 76,000 का टैक्स भी भरा है उसने, ठीक है। लेकिन बेसिकली एक चीज़ बताऊं, अगर जिस हिसाब से उसकी इनकम है 7 लाख से कम है, अगर वो 115 बीएससी वाले ऑप्ट आउट या ऑप्ट इन के चक्कर में जाते, थोड़ा सा अगर डिटेल्ड वाइज एनालिसिस करते, जितना मैंने चेकआउट किया था उस फाइल में मैक्सिमम जो टैक्स बनता वो बनता 32,000 रुपये का। 32,000 का टैक्स आराम से जायज़ होता। लेकिन बाद में मैंने पूछा कि यार आप सीए को कितना पैसा दे रहे थे या अपने एडवाइजर को कितना रुपया दे रहे थे, वो उसको दे रहे थे 500 रुपये के। 500 रुपये भी ज़्यादा, उनको करना क्या है, बस उनको तो आईटीआर लगाना है। अरे वो 500 रुपये में यही मिलेगी सर्विस। ऐसा नहीं है कि उनको नॉलेज नहीं है, उनको सारी चीज़ की नॉलेज है, तभी आज वो वहाँ पे बैठे हैं। लेकिन उस नॉलेज की, उस सर्विस की आपको कदर करनी पड़ेगी, तो आपको वो बेटर अल्टरनेटिव बताएंगे। अब उसको अगर आपने 10,000 रुपये दिए होते, 10,000 रुपये उसको, 32,000 रुपये आपका टैक्स, 42,000 रुपीज़ का टैक्स बन रहा है आपका सिर्फ और सिर्फ। अब फिर भी आप नेट प्रॉफिट में रहोगे कितना, 34,000 रुपये, वो आपके वहाँ बच जाते हैं। तो एक जगह जहाँ खर्चा करना पड़े तो वहाँ कर दिया करो, तो वो चीज़ है। और मेरे हिसाब से देखो, मेरे कांटेक्ट में भी काफ़ी ऐसे लोग हैं, मैं तो सबको बोलता हूँ कि यार खुद का आईपीओ प्लान करो, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा सोचो, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 लाख का रिस्क खेल लो, क्योंकि हम लोग उसी बंदे को बोलेंगे ना जिसका ऑलरेडी टर्नओवर बहुत बढ़िया लेवल पे है। तो चीज़ों को समझो, मेरे हिसाब से आप भी अपना आईपीओ प्लान करो और मेन बोर्ड में लाओ तो और ही अच्छा। अदरवाइज एसएमई कैटेगरी में इतना कोई कंप्लाइंस का कोई मगजमारी है नहीं। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत यार सीएस का खर्चा बढ़ जाता है, तो वो सारी चीज़ें। उसके अलावा मर्चेंट बैंकर वगैरह और सारी, मतलब लाइक क्या होता है ना कि इसका पूरा प्रोसेस भी आपको बता देता हूँ। पहले तो आप अपना कंपनी इनकॉर्पोरेट कर लिया, कंपनी में सारा का सारा आपने मर्जर एंड एक्विजिशन का काम कर लिया, धंधा पूरा का पूरा वहाँ पे मर्ज हो गया, एक्वायर हो गया। उसके बाद क्या होता है कि आपको पूरे फाइनेंशियल आपने 2-3 साल तक एडजस्ट कर लिए, जो जिस हिसाब से था आपने पूरा एक्यूरेट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि आपने वहाँ से मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट किया, एक मर्चेंट बैंकर और एक जो है मार्केट मेकर को, दोनों को अपॉइंट किया। दोनों साथ में एक साथ अपॉइंट हो जाते हैं। मर्चेंट बैंकर आगे आपका डीआरएच पे पूरा रेडी करके वो पूरा सेबी के पास इन प्रिंसिपल अप्रूवल में जाता है। सेबी आपका ऑफिस विजिट वगैरह करेगी या एक्सचेंज ऑफिस विजिट करेगा, और सारी चीज़ें अगर एक्यूरेट हो जाती है तो उसके बाद इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल जाएगा। और इन प्रिंसिपल अप्रूवल जैसे ही मिल जाता है, उसके बाद आपको जस्ट आईपीओ से मिनिमम 3 दिन पहले आपको आरएचपी फाइल करना पड़ेगा। आरएचपी में आपको कितना आईपीओ साइज रखना है, क्या चीज़ें रखनी है, वो सारी डिटेल आपने वहाँ पे दे दी, और उसके बाद सीधा सीधा आपका आईपीओ लिस्ट हो जाता है। और बाकी जो काम करेगा वो 1 साल तक मार्केट मेकर काम करेगा। अपने को कुछ नहीं करना, अपने को सिर्फ और सिर्फ, अगर हम बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस ही करेंगे, बाकी सारा का सारा चीज़ें ऑलरेडी होता रहेगा। अब रही बात दूसरी, आपकी जो कंपनी की वैल्यूएशन अनलॉक हुई, उसमें 70% शेयर होल्डिंग अगर आपकी है तो आपकी वैल्यूएशन भी वहाँ पे अनलॉक हो रही है। उसके अलावा कुछ लोग क्या करते हैं कि अगर डीआरएच पे फाइल हुआ है या नहीं हुआ, वो अपने प्री आईपीओ प्लेसमेंट पे से भी जाते हैं, जिसमें वो अनलिस्टेड शेयर्स में डाइवर्सिफाई कर देते हैं अपनी इक्विटी, और वहाँ से वो ऑलरेडी फंड रेज वहाँ से हो जाता है। तो उस हिसाब से भी काफ़ी लोग काम करते हैं, और अनलिस्टेड मार्केट में वहाँ पे इक्विटी चली जाती है। और अगर बिजनेस में ग्रोथ है तो फॉर श्योर वो आईपीओ बहुत अच्छे तरीके से सब्सक्राइब होता है। बस फाइनेंस अपने को एडजस्ट करना आना चाहिए और लोगों को अपना बिजनेस समझाना आना चाहिए, क्योंकि जो भी बंदा बिजनेस कर रहा है वो ऑलवेज प्रॉफिटेबल तो होगा ही होगा। अब उसके अलावा रही बात तीसरी, अगर नॉर्मल हम लोग और आगे बढ़ के देखें तो ऐसे करने से बहुत सारे फ़ायदे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक फ़ायदा है। उसके अलावा रही बात दूसरी, कुछ चीज़ें मेरे को और ध्यान में थी जो मैं कहना रह गया। हाँ, इसके अलावा अगर लिस्टेड कंपनी है तो अगर कोई बंदा अगर एक्सपोर्ट की तरफ भी जाता है तो उसकी भी एक ब्रांड वैल्यू, एक आइडेंटिटी और एक इमेज का बहुत बड़ा फ़र्क रहता है। और एक देखो लिस्टेड कंपनीज़ का तो देखो कुछ ना कुछ तो क्या बोलते हैं ना कि एक फ़र्क तो पड़ता है। उसके अलावा रही बात दूसरी, जो रिकॉग्नाइजेशन हो गया और गवर्नमेंट की तरफ से भी अच्छा खासा सपोर्ट हो गया। और उसके अलावा अगर हम लोग एसएमई कैटेगरी में आईपीओ ला रहे हैं तो कंप्लाइंस का उतना कोई झोल झपाट नहीं रहता, क्योंकि क्या है, मेन बोर्ड में ला रहे हैं तो हर 3-3 महीने में आपको सारी की सारी चीज़ें अपलोड करनी पड़ेगी, वो वेरीफाई करवाना पड़ेगा। एमसीए की वेबसाइट से आपको सारी की सारी चीज़ें भी देखनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम लोग नॉर्मली अगर उस हिसाब से देखें, अगर एसएमई कंपनी है तो 6-6 महीने में एक बार भी हो तो वो भी काम चलेगा। बाकी आपके कांटेक्ट में कोई बंदा है या नहीं है, अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही है, खुद का आईपीओ लाने का मन है, मुझसे कोई एडवाइस चाहिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको मेरी सारी डिटेल्स मिल जाएगी। मेरे साथ जुड़ना है, स्टॉक मार्केट और सब सीखना है। पहले ये बता देता हूँ, सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। यहाँ पे कोई भी बंदा शॉर्ट पैसे कभी नहीं बना पाएगा। एक बंदा लॉस करेगा तभी दूसरा बंदा प्रॉफिट करेगा। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मर्चेंट बैंकर भी नहीं हूँ, ना सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। बस हाँ, कुछ नॉलेज
खुद ने गेन किया है, कुछ नॉलेज बाजार अपने आप सिखा देता है, तो वो सारी चीज़ें हैं। और मेरे साथ जुड़ना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको मेरी सारी डिटेल्स मिल जाएगी। और मेरा नाम है हितेश राठी। इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, और आराम से सोचो विचारो, अगर चीज़ समझ में आए तो इस पर वर्क ज़रूर करना।